कल हमने क्लास ली थी, उसमें हम लोगों ने शुरू किया था उद्देशिका को, प्रियम्बल को शुरू किया था। ठीक है ना? तो इतना मोटा नहीं है। उद्देशिका हम लोगों ने शुरू किया था। वास्तव में संविधान की शुरुआत ही यहीं से होती है, और इस उद्देशिका में एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत यानी कि हमारे देश के संविधान का स्रोत क्या होगा। तो इसका सिंपल सा उत्तर था, क्या होगा? भारत के लोग। यानी कि इस संविधान की अंतिम शक्ति किसमें निहित थी? भारत के लोग या भारत की जनता में निहित है। तो ये हमने डिस्कस आपसे कर दिया था। इसके बाद से दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बनाना। ठीक है? अब क्या क्या बनाना था? तो बनाना था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इतनी चीज़ें बनानी थी। अगर हम उद्देशिका को पढ़ें तो क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो हमें ये 5 काम करना था, ये बनाना था। ठीक है ना? और अगर आपसे यहीं से पूछे कि भारत के राज्य की प्रकृति कैसी है, हमारे देश का नेचर कैसा है, ठीक ना? अगर हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था अगर आपसे पूछे कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है या राज्य की प्रकृति कैसी है हमारे देश की, या देश तो ऐसे भौगोलिक टर्म में बोलते हैं, हमने बताया भी है कि राज्य, देश और राष्ट्र में क्या अंतर है। राज्य एक राजनीतिक इकाई है, मतलब पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो राज्य कहेंगे उसी को, और अगर जियोग्राफिकल एंगल से देखेंगे तो, भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो क्या कहेंगे? उसी को देश कहेंगे, और उसी को भौगोलिक। और राष्ट्र की बात करें तो अगर उसी एरिया को अगर हम लोग किस दृष्टि से, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखेंगे तो राष्ट्र कहेंगे। यानी कि जगह एक ही है। अगर ये पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल का मतलब यहाँ पर सरकार कैसे बनती है, शासन कौन चलाता है, इसी एंगल से देख रहे हैं तो वो क्या है? राज्य है। इसी को अगर भौगोलिक दृष्टि से, कहाँ पर नदी है, पहाड़ है, झरना है, झील है, तो वो क्या हो जाएगा? देश। और इसी को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखेंगे तो राष्ट्र हो जाएगा। जैसे कि हमारी मिथिला की कल्चर है, तो मिथिला में कैसे होता है, ठीक ना? तो मिथिला की कल्चर में भगवान राम को भी गाली दी जाती है, ठीक है? बाकी जगह नहीं संभव है। वो संभव कहाँ है? हाँ। और अगर आप बनारस चले जाइएगा तो बनारस के कल्चर में आदमी जो होता है वो भगवान को भी आशीर्वाद देता है, जा खुश रहा तू। ठीक है? आप बनारस चले जाइएगा ना, तो जो थोड़ा बनारसी टाइप का आदमी होगा, ठीक है, या साधु टाइप का आदमी होगा, तो क्या करेगा? कहीं देख लिया शंकर भगवान का मंदिर है, जा खुश रहा तू, तो शंकर भगवान को ही आशीर्वाद देकर के निकल जाएगा। ठीक है? क्योंकि वो मानते हैं कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, बनारसी लोग यही मानता है, ठीक ना? तो भगवान को ही आशीर्वाद देता है, जा तू खुश रहा। तो कहने का मतलब है कि ये भारत की जो अलग अलग संस्कृतियां या जो भारतीय संस्कृति है, इस दृष्टि से भारत को देखेंगे तो भारत एक क्या कहलाएगा? राष्ट्र कहलाएगा।
तो अगर भारत के राज्य की प्रकृति की, हमारा राज्य कैसा है, तो हमारा राज्य कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि किसी के अधीन नहीं है या हमारे ऊपर कोई दूसरी सत्ता नहीं है। दूसरी चीज समाजवादी है। दूसरी चीज समाजवादी है। समाजवादी का मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही हाल ही में डिफाइन भी किया है, समाजवादी का मतलब है वेलफेयर स्टेट। समाजवादी का मतलब वेलफेयर स्टेट, जहाँ पर इसीलिए कल हमने जब समाजवाद का अर्थ लिखवाया था तो उसमें हमने क्या कहा था कि समाज के जो गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हितों की रक्षा करने का भी दायित्व तो किसके पास है, समाजवाद के पास है। या जो समाजवादी विचारधारा है वो किसकी बात करेगी, कमजोर वर्गों के, शोषित वर्गों के, दमित वर्गों के, वंचित वर्गों के हितों की बात करेगी। तो समाजवादी है, यानी कि हमारे देश में गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा। अभी सिंपल सी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी राज्य की प्रकृति है। और राज्य की प्रकृति क्या है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई अपना सामान्य धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अभी डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, यानी कि हमारे देश में तानाशाही नहीं होगी। और गणतंत्र का मतलब है किसका, राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होगा, यानी कि यहाँ पर राजशाही भी नहीं होगी। तो अगर इसको समरी बताने का पर्पज यही है कि अगर आपसे पूछे कि हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या बता देंगे, इन्हीं 5 चीज़ों को बता देंगे। तो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था क्या हो जाएगी, वो समझ में आ जाएगी कि हमारे देश का नेचर कैसा है। सामान्य तौर पर देश कह सकते हैं, लेकिन सही तौर पर क्या बोलेंगे, राज्य की प्रकृति। इतनी बात समझ आ गई ना। और अगर आप लोग कभी आईएएस की तैयारी करिएगा तो यहाँ से आईएएस के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गणराज्य शब्द से जुड़े, एक गणराज्य शब्द है ना, गणराज्य शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण की चर्चा कीजिए। गणराज्य शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण की चर्चा कीजिए, प्रत्येक विशेषण की चर्चा कीजिए। तो गणराज्य के साथ विशेषण का मतलब जो किसी की विशेषता बताएगा। तो हमारे भारतीय गणराज्य की विशेषता क्या है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है और संप्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न है। तो इसकी विशेषताएं अगर आप लिख देंगे तो भी उस प्रश्न का उत्तर आईएएस मेंस वाले का मिल जाता। यही उसका क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो संपूर्ण प्रभु संपन्न हम कल बता चुके थे कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें देश के ऊपर कोई दूसरी सत्ता नहीं हो, वो क्या है, संप्रभु है। हमने शुरू किया था किसको, समाजवादी को, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग डालिएगा समाजवादी, ठीक है ना। शुरू किया था हमने समाजवादी, और समाजवादी के बारे में हमने बताना शुरू किया था कि समाजवादी का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। तो समाजवादी समाजवादी का पहला हमने अर्थ बताया था कि उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर उत्पादन के साधनों पर समाज, समाज भी कह सकते हैं, राज्य भी कह सकते हैं, समाज राज्य का सामूहिक नियंत्रण, सामूहिक नियंत्रण। सामूहिक नियंत्रण का मतलब कि जो कुछ भी उस देश में उत्पादन होगा उसका कोई एक मालिक नहीं होगा। सामूहिक का मतलब पूरा समूह ही मालिक होगा। जैसे मान लीजिए यह एक क्लास, एक देश है, और इस क्लास से जो भी कमाई होगी तो कमाई सिर्फ मेरी या सिर्फ आपकी नहीं है, वो कमाई इस क्लास में बैठे हुए सभी व्यक्तियों की है, और इसलिए वह कमाई सभी व्यक्तियों में समान रूप से क्या होगी, बटेगी, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगी। और समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगी तो न तो कोई बड़ा होगा और न ही कोई छोटा होगा। यानी कि
समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज में बराबरी लाना है, और समाज में बराबरी तभी लाई जा सकती है जब किसी के साथ संसाधनों के बंटवारे में कोई भेदभाव न हो, किसी को कम नहीं मिले, किसी को ज़्यादा नहीं मिले। और ये तभी संभव है जब उत्पादन के साधन का मतलब खेत क्या है, उत्पादन का साधन है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 10 बीघा खेत है, आपके पास 1 बीघा खेत है, तो क्या होगा, मेरे पास ज़्यादा संपत्ति होगी, आपके पास कम संपत्ति होगी। तो उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण, यानी कि एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको भी समाजवाद के रूप में हमने परिभाषित किया था। दूसरा समाजवाद का हमने अर्थ बताया था कि निजी संपत्ति का अभाव, निजी संपत्ति का अभाव, ठीक है। क्योंकि अगर निजी संपत्ति रहेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी, पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगी, तो ऐसी कंडीशन में हर आदमी के पास उसकी योग्यता और क्षमता क्या है, अलग अलग है। तो किसी के पास ऑब्वियसली कम संपत्ति रहेगी, किसी के पास ज़्यादा संपत्ति रहेगी, और जब कम और ज़्यादा संपत्ति रहेगी तो हम समाज में बराबरी को नहीं ला सकते हैं। इसलिए समाजवाद इस बात पर फोकस करता है कि समाज में निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी हमने बात बताई थी समाजवादी के अर्थ के रूप में कि जो समाज में कमजोर, शोषित, दमित वंचित वर्ग के लोग, वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा एवं संवर्धन। तो समाज में जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, समाज में देखिए, समाज में बराबरी एक कल्पना है कि समाज में क्या होगी, बराबरी होगी। समाज में कभी भी बराबरी नहीं आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकती है, यह एक कल्पना है, और ये कल्पना भी कार्ल मार्क्स की देन है, ठीक है। तो समाज में व्यवहारिक तौर पर कभी बराबरी नहीं आएगी। तो बराबरी नहीं आएगी तो कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे। तो जो लोग कमज़ोर हैं, शोषित हैं, दमित हैं, दमित के लिए सामान्यतः ये जो शब्द प्रयोग किया जाता है, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हम लोग कई बार लिख देते हैं दलित शब्द का प्रयोग, लिखते हैं ना। तो दलित शब्द एक तरह से ना अपमानजनक शब्द माना जाता है। अगर किसी को इस तरह से कहेंगे तो ये सामान्यतः उसकी भावनाओं को क्या कर सकता है, उसको ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए सामान्यतः कोशिश ये करिए कि इस तरह के शब्दों को संवैधानिक तौर पर प्रयोग करने की आवश्यकता ही न हो। किसी को कह देंगे तो उसकी भावनाएं क्या हो सकती हैं, चोटिल हो सकती हैं। तो उसकी जगह पर शब्द क्या इस्तेमाल की जा सकती है, दमित। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, दमित। दमित का मतलब जिसको दबाया गया हो, जिसको सप्रेस किया गया हो, जिसकी इच्छाओं का दमन किया गया हो, जिसको समाज में बराबरी का अधिकार, तो वो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका शोषण, दमन और उत्पीड़न न हो, उनके हितों की रक्षा की जाए। सरकार वो व्यवस्था करे कि अगर समाज में कोई कमज़ोर वर्ग के लोग हैं तो उनके हितों की रक्षा की जाए, और रक्षा ही नहीं की जाए, उनके हितों को बढ़ावा भी दिया जाए, ताकि वो भी सामान्य वर्ग के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें, या जैसी तरह से सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं उसी तरह कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी जीने का समान रूप से अवसर मिले। तो ये हमने कल आपको मतलब सैटरडे को समाजवादी का अर्थ बताया था, इतनी बात हुई थी, ठीक ना। अब इसके बाद से इस कहानी को आगे लेके चलते हैं। कल आप लोगों का एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास में कि सर समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, चलिए समझाते हैं। समाजवाद और साम्यवाद, ठीक ना। तो पहला अंतर जो समाजवाद में है वो ये कहता है क्षमता के अनुसार कार्य,
क्षमता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन। कार्य के अनुसार वेतन, ठीक है। क्षमता के अनुसार लिखते चलिएगा, लिखवाऊंगा नहीं अलग से, जरूरत भी नहीं है। तो समाजवाद और साम्यवाद में अगर अंतर की बात करेंगे हम लोग, तो एक अंतर क्या है, समझाते चलता हूँ, लिखवाते चलता हूँ। क्षमता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन। यानी कि समाजवाद कहता है कि जितनी आपकी क्षमता है उतना काम करिए, और जितना काम करेंगे उतना ही क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। क्षमता के अनुसार कार्य और जितना काम करेंगे उतना ही वेतन मिलेगा। लेकिन साम्यवाद का सिद्धांत कहता है कि क्षमता के अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वेतन। आवश्यकता अनुसार वेतन, ठीक ना। तो क्षमता के अनुसार काम करिए, जितनी क्षमता उतनी काम करिए, और वेतन कितना मिलेगा, आवश्यकता के अनुसार। अंतर क्या है, यहाँ पर जितना काम करेंगे उतना ही वेतन मिलेगा, और यहाँ पर मान लीजिए आप बुजुर्ग हैं तो आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बुजुर्ग हैं तो हो सकता है कि आपको उम्र संबंधी बीमारियां हों, तो आपकी आवश्यकता क्या हो, ज़्यादा हो। तो आप काम कम करेंगे, 2 ही घंटा काम करिए, और आपकी आवश्यकताएं ज़्यादा हैं तो हम आपको ज़्यादा भी पेमेंट या भुगतान कर सकते हैं, ठीक ना। या मान लीजिए आप यंग हैं तो आप 12 से 18 घंटा भी काम कर सकते हैं, और आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, कम है, तो ये भी हो सकता है कि आपको कम मिले, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के क्षमता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार वेतन, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, एक चीज़ और बता दें आपको, फिर आगे की बातें समझ में आएंगी। समाजवाद को अपनाने वाला जो देश है वो रूस है। कौन है, रूस। और साम्यवाद को अपनाने वाला देश जो है वो है चीन। कौन है, चीन। चीन में कम्युनिस्ट सरकार मिलेगी, चीन में सोशलिस्ट सरकार नहीं है, चीन में कौन सी है, कम्युनिस्ट है। तो कम्युनिज्म शब्द सही तो बना ना, कम्युनिस्ट। तो चीन की सरकार को क्या माना जाता है, साम्यवादी माना जाता है, ठीक ना। तो ये जो सिद्धांत हैं, ये तो क्या है, ये दोनों, ये जो विचार हैं, ये विचार या सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये सिद्धांत व्यवहार में दिखाई नहीं देते हैं। ये सिद्धांत तो कहता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। तो व्यवहारिक तौर पर समाजवाद को किसने अपनाया, व्यवहारिक तौर पर किसने अपनाया, रूस ने। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, तो 17 में तो नहीं अपनाया था, 1919 से समाजवाद को अपनाया था रूस ने। तो रूस कहता है, ठीक ना, क्या कहता है, समझाता हूं। रूस में क्या चलेगा, रूस में देखिए, एक यहाँ शब्द पहले लाइन क्या थी, उत्पादन के साधन, ठीक ना, बात समझ गई। तो उत्पादन के जो साधन हैं, ठीक ना, अगर किसी चीज को बनाना है, उत्पादन करना है, किसी चीज का उत्पादन करना है, तो उत्पादन करने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक चीज चाहिए, ठीक ना, वस्तु या उत्पादन के साधन। एक उत्पादन का साधन चाहिए या उत्पादन की वस्तु चाहिए, जो भी आपकी वस्तु होगी, ठीक ना। और दूसरा श्रम चाहिए। क्या चाहिए भाई, जैसे मान लो आपको पकौड़ी बनाना है, तो पकौड़ी बनाने के लिए बेसन चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, हल्दी चाहिए, तो ये सब क्या है, वस्तु है। तो खाली सामान मिल जाने से तो बनेगा नहीं, उसको कोई बनाने वाला भी चाहिए। तो
समाजवादी सिद्धांत कहता है कि जो उत्पादन की वस्तु है, ठीक ना, या उत्पादन का साधन है, उत्पादन का साधन है, खेत हो गया, उद्योग हो गया, ये सब उत्पादन के क्या है, साधन है। तो इन उत्पादन के साधन पर राज्य का नियंत्रण होगा। किसका नियंत्रण होगा? राज्य का नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण होगा। मतलब उत्पादन के साधन पर, ठीक है ना, किसकी भूमिका होगी? राज्य की भूमिका होगी। उत्पादन के साधन पर राज्य की भूमिका होगी। यानी कि कोई भी उत्पादन का साधन वहां पर निजी नहीं होगा। उत्पादन का साधन सब कुछ किसके हाथ में है? चाहे खेत हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ किसके हाथ में होगा? राज्य के हाथ में होगा। लेकिन उस उत्पादन को करने वाला जो श्रमिक है, जो लेबर है, जो श्रम है, श्रम पर राज्य का नियंत्रण नहीं होगा। राज्य का नियंत्रण नहीं होगा, राज्य का नियंत्रण नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए हम श्रमिक हैं, ये समाजवादी व्यवस्था है, तो यहाँ उत्पादन के जितने साधन है, खेत किसी निजी व्यक्ति का नहीं होगा, फैक्ट्री किसी निजी व्यक्ति के नहीं होगी, सब किसकी होगी? सरकारी होगी। लेकिन हम मजदूर हैं तो हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी मजदूरी उसी काम की 100 रुपया मांगे या 150 रुपये मांगे या 200 रुपये मांगे, इस पर राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हमारे ऊपर है कि हम कितने में काम करना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर जो रूस में व्यवस्था बनी, उसमें उत्पादन के साधन पर राज्य का नियंत्रण था, लेकिन श्रम पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। लेकिन अगर चीन की बात करें तो चीन में भी किसी चीज़ का उत्पादन करना है तो यहाँ भी दो पार्ट होगा। एक उत्पादन का साधन, उत्पादन का साधन, और दूसरा उत्पादन की श्रम। दूसरा कौन सा? श्रम। चीन कहता है कि उत्पादन का साधन और श्रम दोनों पर राज्य का नियंत्रण होगा, दोनों पर राज्य का नियंत्रण होगा। दोनों पर राज्य के नियंत्रण का मतलब कि अगर सरकार ने हमारा लेबर चार्ज 200 रुपया फिक्स कर दिया, किसने फिक्स किया? राज्य ने, तो कोई उस लेबर को 199 दे नहीं सकता। ये कानूनी तौर पर अवैध माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा या शोषण माना जाएगा। और लेबर कभी 201 रुपया आपसे ले नहीं सकता। यानी कि सरकार एक श्रमिक की दिहाड़ी मजदूरी क्या होगी वह कौन निर्धारित कर देगा? सरकार। तो अगर सैद्धांतिक तौर पर देखें तो क्षमता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन। यहाँ पर क्या हो गया? क्षमता के अनुसार कार्य लेकिन आवश्यकता के अनुसार वेतन। और दूसरा क्या? यह इसमें सिर्फ उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण रहेगा, और यहाँ पर उत्पादन के साधन के साथ साथ श्रमिकों पर भी राज्य का नियंत्रण रहेगा। ठीक है। और मार्क्स के अनुसार अगर बात करें तो तीसरा जो अंतर है, तीसरा अंतर है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा अंतर है कि समाजवाद साधन है, समाजवाद साधन है, और साम्यवाद जो है वह साध्य है, अल्टीमेट है, लक्ष्य है। बात समझ आ गई? तो वास्तव में इस सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है कि हम ये लाएंगे, क्या लाएंगे? साम्यवाद, ये लाएंगे, पहुंचना यही है। लेकिन साम्यवाद एक दिन में नहीं आ सकता है, उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत कहाँ से होगी? समाजवाद से होगी। पहले समाजवादी व्यवस्था को लाएंगे, कुछ दिन समाजवादी व्यवस्था लाएंगे, चलाएंगे। अब जब समाजवादी व्यवस्था में सब कुछ नियंत्रण में आ जाएगा तो फिर हम समाजवाद, साम्यवाद की तरफ मूव कर जाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो एक तरह से शुरुआत कहाँ से होगी? समाजवाद से, और जाएंगे कहाँ? साम्यवाद की तरफ। ठीक है? बात समझ आ गई? चलिए, तो इसको लिख लीजिए, अंतर लिख लिया? चलिए तो लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। तो समाजवाद और साम्यवाद में अंतर समझ में आ गया?
लिख लिया? हो गया? नहीं, अभी बच्चा लिख रहा है, जल्दी लिखो भाई। हो गया? बोलो भाई, तुम्हारा पड़ोसी हो गया? चलो ठीक। अब एक बात हमने आपको बताई थी कि ये जो समाजवादी शब्द है, ठीक ना, इसको उद्देशिका में, ये जो शब्द है ये मूल उद्देशिका में नहीं था, यह मूल उद्देशिका में नहीं था, हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था, फिर भी कर दे रहा हूँ। ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द और था अखंडता, ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए थे, ठीक ना। पहले सिर्फ संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, ठीक ना। तो इसमें जो समाजवादी शब्द है ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ठीक है। बात समझ आ गई? ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले एक याचिका दायर की गई थी, करंट की बात थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक ना। उस याचिका में कहा गया था कि अगर आप पूरा उद्देशिका पढ़िएगा, तो पूरा पहले उद्देशिका सुना देता हूँ, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में डेट कौन सी है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या कर रहे हैं? अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं, ठीक। जबकि इस संविधान की उद्देशिका की ये जो लाइन है ये कब जोड़ी जा रही है? 76 में। तो भाई जब आप ये कह रहे हो कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर रहे हैं, तो ये तो था नहीं उस समय, ये तो बाद में जोड़ा गया ना। तो अगर इसको जोड़ रहे हो तो इस डेट को बदलो, क्योंकि ये शब्द तो हम 1949 में अंगीकृत नहीं कर रहे हैं, ये कब कर रहे हैं? 76 में। तो या तो आप ये डेट बदलो और नहीं तो इसकी जगह उठा करके इसको करो, समझ रहे हैं टेक्निकल मैटर। तो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसमें ये कहा गया कि भाई ये बताइए कि आप ये कह रहे हो 26 नवंबर 1949 को हम अंगीकृत कर रहे हैं, तो 26 नवंबर 1949 को तो ये था ही नहीं, तो इसको कैसे हमने अंगीकृत कर लिया? तो इसको हटाओ, और अगर इसको रखना है तो इस डेट को हटाओ, यहाँ पर लिखो कि भाई 1976 में इसका लेटेस्ट वर्जन आया। तो इसको लेकर के टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन इसी नवंबर में, अब दिसंबर चल रहा है, नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की याचिका को मानने से इनकार कर दिया। याचिका दायर की गई थी कि इसको हटा दिया जाए, कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन क्या था कि इसको हटा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हमारे यहाँ समाजवादी का मतलब वो मार्क्स वाला समाजवाद नहीं है, हमारे यहाँ समाजवादी का मतलब है जनता का कल्याण, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर इसको हटाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो लेटेस्ट वाला ये घटनाक्रम था, अभी लिखवाऊंगा इसको।
तो मेरा एक पहला क्वेश्चन जहाँ से हम लोग चर्चा आज शुरू करेंगे कि समाजवादी शब्द कब जोड़ा जा रहा है? 1976 में। तो क्या हम 1976 के पहले समाजवादी नहीं थे? क्या हम 1976 के पहले समाजवादी नहीं थे? तो इसका उत्तर सीधा सा है कि हाँ, हम 1976 के पहले भी समाजवादी थे, लेकिन समाजवादी हम अपने विचारों में थे, शब्दों में नहीं थे। शब्द आया बाद में, लेकिन हमारे विचार शुरू से ही, जब से देश का संविधान बना था तब से हम क्या थे? समाजवादी थे। ठीक ना? तो एक लाइन लिख लीजिए, फिर आपको हम समझाते चलते हैं, लिखवाते चलते हैं। लिखिए, ठीक ना? लिखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया या शामिल किया गया। समाजवादी शब्द को उद्देशिका में शामिल किया गया। ठीक ना? पैराग्राफ चेंज कर लिखा, इसके बावजूद भारत प्रारंभ से ही समाजवादी रहा है। भारत प्रारंभ से ही समाजवादी रहा है। ठीक है? तो आप कैसे कहोगे भाई शुरू से हम समाजवादी थे? ठीक ना? तो इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है? तो एक पहला एग्जाम्पल लिखिए, 1927, लिखिए 1927, 1955 और 1961। 1927, 1955 और 1961। ठीक ना? ये है क्या? ये 3 बार नेहरू जी ने रूस की यात्रा की थी। ठीक ना? और रूस के समाजवाद से नेहरू जी प्रेरित थे। ठीक है? तो नेहरू की यात्रा कब कब हुई? 27 में हुई, 55 में हुई। और तो नेहरू जी के ऊपर जो रूस का मॉडल था, उससे नेहरू जी बहुत अधिक प्रभावित थे। और क्यों प्रभावित थे, इसके पीछे मैं आपको एक कारण भी बताता हूँ। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स मुझे ही पढ़ाना है, तो इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड बताता हूँ तो बात समझ में आएगी। ठीक ना? एक तरह से मोटा मोटी रफली मान के चलिए तो 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई थी। और अमेरिका की क्रांति के बाद अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवादी थी। कौन थी? पूंजीवादी थी। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, 1776 से लेकर के 1929 तक बात कर सकते हैं मोटा मोटी। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, कैसी थी? पूंजीवाद की बात हम कर रहे हैं, पूंजीवादी बात कर रहे हैं। पूंजीवादी का मतलब उत्पादन के साधन पर समाज का नहीं, निजी क्षेत्र का नियंत्रण। समाज का नहीं, निजी क्षेत्र का नियंत्रण। मतलब हम अपना जितना कमाना है कमाएं, जितना रखना है रखें, सरकार को सिर्फ टैक्स से मतलब है। ठीक ना? तो पूंजीवाद चल रहा था 1776 से। ठीक है? 1917 में आज ही हमने बताया रूस की क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति हुई थी। और रूस की क्रांति के बाद एक तरह से 1919 से रूस ने क्या शुरू किया था? रूस में शुरुआत हुई थी समाजवाद की। ठीक है? अब क्या हुआ आपको पता होगा, नहीं तो थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूँ। 1929 से 1932 के बीच में आप बता सकते हैं क्या हुआ था? कोई आइडिया है आप लोगों को? कुछ भी थोड़ा बहुत? नई आर्थिक नीति 1929 में। ठीक है?
इसमें एक घटनाक्रम हुआ था, वह घटनाक्रम हुआ था वैश्विक आर्थिक मंदी, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी। इस वैश्विक आर्थिक मंदी का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? पूंजीवादी देशों पर। किस पर पड़ा था? पूंजीवादी देशों पर। मंदी का मतलब क्या है? हम सामान लेके बाजार में खड़े हैं बेचने के लिए, कोई खरीदार नहीं है, ठीक ना। इस वैश्विक आर्थिक मंदी से जो बचने वाला देश था, जो बचा रहा, वह था रूस। कौन देश बचा रहा? रूस। और रूस कितने दिनों में बचने की तैयारी कर लिया? 19 में शुरुआत हुई और कितने साल में? 29। बात समझ रही? यानी कि 10 सालों में रूस ने समाजवाद के रास्ते पर चल करके अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से मैनेज कर लिया था कि उसने वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से अपने को आपको क्या किया? बचा लिया, ठीक है ना। बात समझ नहीं, समझ में आ गई? ठीक। अब रूस बचा लिया, ठीक है, लेकिन विश्व के जितने भी पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश थे, अमेरिका था, इसके अलावा पूरा यूरोप था, जितने भी पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश थे, वह सभी आर्थिक मंदी का शिकार हो रहे थे, ठीक है। अब आर्थिक मंदी से निकलने का रास्ता नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक इकोनॉमिस्ट है बहुत बड़ा, ठीक है ना, उसका नाम है जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स। और केन्स के नाम पर ही इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थियरी हैं जिसको हम बोलते हैं केन्सियन थियरी, ठीक ना। तो केन्स ने कहा कि अगर आपको इस वैश्विक आर्थिक मंदी से निकलना है, वैश्विक आर्थिक मंदी से निकलना है, वैश्विक आर्थिक मंदी से निकलना है, तो क्या करिए? इस पूंजीवाद में समाजवाद को मिला दीजिए। पूंजीवाद में समाजवाद को मिला दीजिए तो आप लोग वैश्विक आर्थिक मंदी से क्या कर सकते हैं? निकल सकते हैं। कहने का मतलब क्या था कि भाई पूंजीवाद का मतलब है कि हमने बाजार में सामान लेकर के रखा तो है दुकान में, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहा है। ये तो मंदी का मतलब है ना। तो खरीदार कब मिलेगा? जब खरीदने वाले के पास पैसा होगा। तो अगर समाजवादी सिद्धांत की बात होगी तो हर आदमी के पास थोड़ा थोड़ा क्या होगा? पैसा पहुंचेगा। जैसे हमने बताया ना कि गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के हितों की रक्षा करना। तो अगर गरीबों के लिए सरकार कुछ पैसा दे, उनके लिए कोई कल्याणकारी योजना चला दे, तो गरीबों के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? वो बाजार से चीज़ों को खरीदेंगे। और खरीदेंगे तो खरीद बिक्री शुरू हो जाएगी, तो हम और मंदी से क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे ना। हुआ भी यही। तो इसी के बाद से, ये 32 की बात है, इसके बाद से केन्स की थियरी, इसी दौरान केन्स की थियरी आती है। और केन्स की थियरी के बाद से, ठीक है ना, चीज़ें धीरे धीरे, ठीक ना, सुधरनी शुरू होती हैं। तो ये माना गया कि ये वाला मॉडल ज़्यादा अच्छा है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिलाने वाला। और इसीलिए शुरुआत हुई किसकी? मिश्रित अर्थव्यवस्था की। किसकी? मिश्रित अर्थव्यवस्था की, ठीक ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का क्या हो? मिश्रण हो, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि नेहरू जी की यात्रा कब हुई थी? 1927 में, ठीक ना। 27 का मतलब समझ रहे हैं ना कि रूस की अर्थव्यवस्था थोड़ा क्या रही होगी? ठीक ठाक रही होगी, कल्याणकारी, गरीबों की बात कर रहा होगा। तो रूस की यात्रा से भी समाजवाद से प्रेरित थे, तो वहाँ से भी समाजवाद दिखाई दिया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाजवाद से, रूस से प्रेरित होती हैं। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत, ये भी रूस से प्रेरित है। भारत में योजना आयोग का गठन, ये भी रूस से ही प्रेरित है। तो ये कुल बताने का मतलब ये है कि नेहरू का रूस की जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक नीति थी, उससे क्या था? बहुत अधिक प्रभाव था।
तो हम कह सकते हैं कि रूस की यात्राओं के दौरान नेहरू ने जो रूस को देखा था उसके आधार पर वो भारत की अर्थव्यवस्था को भी क्या करना चाहते थे, निर्मित करना चाहते थे। ठीक ना। तो इससे भी देख सकते हैं कि नेहरू के प्रभाव में आकर के भारत की अर्थव्यवस्था जब शेप लेना शुरू की तो उसमें समाजवाद का प्रभाव दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? तो उसका पहला एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि भारत में जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था को कैसा घोषित किया गया? कैसा घोषित किया गया? आज भी आप क्या पढ़ते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। तो मिश्रित अगर है तो इसका मतलब है कि इसमें पूंजीवाद के साथ साथ समाजवाद शामिल है। ठीक ना। अब यहीं से क्वेश्चन भी है, आपको ने ये तो पढ़ा होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। कहाँ लिखा है? कोई डॉक्यूमेंट है इसके लिए? कोई सरकारी डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज है, या सिर्फ हम बात करते हैं देखा देखी? ठीक है। तो इसका डॉक्यूमेंट है, इसका डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट घोषित करेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी? मिश्रित होगी। वो डॉक्यूमेंट क्या है? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहली औद्योगिक नीति। पहली औद्योगिक नीति। ये औद्योगिक नीति आई थी 1948 में। कब आई थी? 47 में तो हम स्वतंत्र हुए, तो 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई थी। इस पहली औद्योगिक नीति में ही भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि इसमें पूंजीवाद के साथ साथ समाजवाद भी मौजूद है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्रता के बाद से ही हमारी सरकारों का जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? समाजवादी था। बात समझ आ गई? चलिए, तो दूसरा पॉइंट नोट करिए। कुछ लिखा? अच्छा, इतना पूरा नहीं करा था ना, लिखिए। 1927, 55 और 1961 में नेहरू जी ने रूस की यात्रा की थी। नेहरू जी ने रूस की यात्रा की थी और वह रूस की समाजवादी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे। रूस की समाजवादी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे। बहुत अधिक प्रभावित थे। बहुत अधिक प्रभावित थे। बात समझ आ गई? दूसरा पॉइंट नोट करिएगा। 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति आई थी। पहली औद्योगिक नीति, रुक जाइएगा, पहली औद्योगिक नीति के बाद रुक जाइएगा। पहली औद्योगिक नीति तत्कालीन उद्योग मंत्री कौन था? कोई बता सकता है? भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लिख लीजिए, तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लाई गई थी। क्या वो छूट गया? तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लाई गई थी, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था। तो मिश्रित कहने का मतलब ही कि इसमें समाजवाद क्या है? शामिल है। ठीक है। अब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। अगला एग्जाम्पल बताता हूं कि हम शुरू से ही क्या थे? समाजवादी थे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। उसके जस्ट बाद 15 मार्च 1950, 15 मार्च क्या हुआ? योजना आयोग की स्थापना की गई थी। लिख लीजिए, 15 मार्च 1950 को
15 मार्च 1950 को भारत के समेकित विकास के लिए भारत के समेकित विकास के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक ना। समेकित विकास का मतलब पूरे भारत का संतुलित और समग्र विकास करने के लिए, पूरे भारत का संतुलित और समग्र विकास। तो पूरे भारत का एक साथ विकास हो, संतुलित विकास हो, विकास की प्रक्रिया में कोई हिस्सा छूटे नहीं, कोई बहुत आगे न चला जाए, कोई बहुत पीछे न रहे। तो समग्र विकास की जो अवधारणा है ये भी किस पर आधारित है? समाजवाद पर ही आधारित है कि नहीं है? कि पूरे भारत में सबका विकास हो, ये क्या है? समाजवाद है। ठीक ना। अब एक बात और, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ, तो उस संविधान में भाग 4 संविधान का एक भाग है, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। उसमें से कुछ नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे तो वो नीति निदेशक तत्व भी किसको संकेत करते हैं? समाजवाद को। लिख लीजिए अगला फैक्ट। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत समाजवादी प्रावधानों का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों का उल्लेख है। समाजवादी सिद्धांतों का उल्लेख है। ठीक ना। तो अगर संवैधानिक तौर पर भी कोई पूछे कि भाई हम समाजवादी थे, तो हाँ थे, क्योंकि संविधान में ही क्या है? समाजवादी विचारधारा क्या है? लिखी हुई है। बाकी तो व्यवहारिक जीवन में है। यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि संविधान में समाजवादी सिद्धांतों से हम क्या हैं? प्रेरित है। तो हम 26 जनवरी 1950 से ही क्या हैं? समाजवादी हैं। ठीक ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि हम शुरू से ही क्या हैं? समाजवादी हैं। अगला लिखिएगा। 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। चलिए अब अगली बात। 1955 में कांग्रेस पार्टी का, उस समय देश में किसका शासन था? कांग्रेस पार्टी का। इस कांग्रेस पार्टी के हर साल बैठक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सत्र या अधिवेशन। कांग्रेस का थोड़ा इतिहास पढ़े होंगे ना, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन आपने पढ़ा होगा। तो स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस के अधिवेशन होते रहे हैं और आज भी होता है। ठीक ना। तो कांग्रेस का जो 1955 का अवार्डी सत्र था, कौन सा? अवार्डी सत्र। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के किस सत्र में समाजवादी सिद्धांतों के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कांग्रेस का सत्र कौन सा होगा? अवार्डी। 1955 का अवार्डी सत्र, जिसमें समाजवाद को भारत में लागू करने के बारे में विचार दिए गए थे। तो कांग्रेस का कौन सा सत्र था? अवार्डी। अवार्डी कहाँ है? अवार्डी है कहाँ? मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। तो कांग्रेस पार्टी का 1955 का जो अवार्डी सत्र या सेशन या सम्मेलन या बैठक हुई थी, इस बैठक में भी प्रस्ताव किया गया था कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको सामाजिक प्रतिमान पर गठित किया जाए। ये सरकार से मांग की गई थी कि भारत की सामाजिक व्यवस्था को समाजवादी प्रतिमान पर गठित किया जाए। लिख लीजिए। 1955 के कांग्रेस के 1955 के कांग्रेस के अवार्डी सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया कि समाज का पुनर्गठन
समाज का पुनर्गठन उस पे नहीं जाएगा, ग पे जाएगा, ऊपर वाली हाँ हाँ, पुनर्गठन समाजवादी प्रतिमान पर किया जाएगा, समाजवादी प्रतिमान पर किया जाएगा। पुनर्गठन समाजवादी प्रतिमान पर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी बात हम कर सकते हैं। इसके अलावा 1969 में इंदिरा गांधी ने एक और काम किया था, बता सकते हैं? हाँ, लिख लीजिए। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 में कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला एक और चीज लिख लीजिए, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई थी। प्रीवी पर्स की समाप्ति। ये प्रीवी पर्स क्या था? तो हमने बताया था कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो भारत में 565 रियासतें थी। तो इन रियासतों ने कहा कि भारत में हम विलय कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो इन रियासतों के राजाओं को एक तरह से भारत सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती थी। उसी पेंशन को क्या बोलते थे? तो प्रीवी पर्स राजाओं को मिलने का मतलब है कि आप राजशाही व्यवस्था को मान्यता दे रहे हैं। उनको पेंशन देने का मतलब कानूनी तौर पर आप उसको मान्यता दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो राजा और बाकी लोग प्रजा। तो ये भी सामाजिक भेदभाव का क्या था? उदाहरण था। इसीलिए सरकार ने 26वां संविधान संशोधन करके प्रीवी पर्स को भी क्या किया? समाप्त कर दिया। तो ये भी समाजवाद का एक क्या है? उदाहरण है। तो लिख लीजिए, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा प्रीवी पर्स की समाप्ति। प्रीवी पर्स की समाप्ति। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल से हम क्या बता सकते हैं कि हम समाजवादी, भले समाजवादी जो शब्द है वो उद्देशिका में 1976 में आया, लेकिन सरकार की जो नीतियां रही हैं वो संविधान के प्रारंभ होने से या देश की स्वतंत्रता के बाद से ही कैसी रही हैं? समाजवादी रही है। कितनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब ठीक ना, एक बात और, समाजवाद का उद्देश्य क्या है? तो समाजवाद का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक समता लाना। सामाजिक आर्थिक समता लाना। लेकिन समाजवाद को लाने का तरीका क्या है? तरीका, उद्देश्य तो ठीक है, उद्देश्य पर भारत में, रूस में, चाइना में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, कि समाज में क्या होनी चाहिए? बराबरी होनी चाहिए। तरीका क्या है? तो इसका समाजवाद को लाने का एक तरीका है मार्क्सवादी। कौन सा? मार्क्सवादी। ठीक ना, और दूसरा है गांधीवादी। गांधीवादी या गांधीवादी को हम लोग लोकतांत्रिक भी कह सकते हैं। गांधीवादी को लोकतांत्रिक। ठीक ना, मार्क्सवादी जो तरीका है समाजवाद को लाने का, अगर मार्क्सवाद पढ़िएगा, मार्क्सवाद की विचारधारा पढ़िएगा मार्क्स की, तो वो कहता है समाजवाद लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वहारा वर्ग की क्रांति करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सर्वहारा वर्ग की क्रांति। सर्वहारा वर्ग की क्रांति का मतलब क्या है? सर्वहारा का मतलब समझते हैं? जो अपना सब कुछ हार गया हो, सर्वहारा।
सर्वहारा का मतलब सब कुछ, उसके पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं, मतलब एकदम सबसे गरीब, वंचित, शोषित, दमित, पिछड़ा जो है वही है। तो वो कहता है कि सुनो, अगर तुमको पैसा वैसा चाहिए, चाहते हो कि समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा उत्तिष्ठा बने, तो क्या करो, क्रांति करो। और क्या क्रांति करो, इन पूंजीपतियों को चुन चुन के मार डालो, इनकी पूंजीपतियों को चुन चुन करके मार डालो, इनकी संपत्ति छीन लो और छीन करके अपने में बांट लो, सब क्या हो जाओगे, बराबर। तो मार्क्स का जो तरीका था वो हिंसात्मक था। इसका मतलब क्या है, मार्क्स का समाजवाद को जो लाने का तरीका था वो कैसा था, हिंसात्मक था, ठीक है ना। मार्क्स कहता है, कभी पढ़ाएंगे आपको, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास इन गुलामी की बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। तो मार्क्स कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास इन गुलामी की बेड़ियों, गुलामी का मतलब गरीबी है, मजदूरी है, और हम पूंजीपतियों की क्या कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, उसको खोने के सिवाय तुम्हारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं, और पाने के लिए पूरा संसार है। तो क्या करो, क्रांति करो, इन पूंजीपतियों की संपत्ति को छीन लो। और इसी के परिणाम स्वरूप 1917 में जब रूस की क्रांति हुई तो 2.5 लाख उद्योगपतियों को मार दिया गया था। 4.5 लाख 1948 में चीन की क्रांति हुई तो लगभग 4.5 लाख उद्योगपतियों को मार दिया गया, या संपन्न वर्ग के लोगों को मार दिया गया। तो मार्क्स का जो तरीका वो कैसा है, सर्वहारा है। तो ये तरीका भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है। तो भारत के लिए कौन सा तरीका स्वीकार है, गांधीवादी लोकतांत्रिक, जिसमें हम क्या करेंगे, निरंतर निरंतर सामाजिक आर्थिक सुधार, निरंतर सामाजिक आर्थिक सुधार, सामाजिक आर्थिक सुधार करके गरीब वर्गों के हितों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, ठीक ना। इसमें इसके माध्यम से गरीब वर्ग के हितों की रक्षा करेंगे, गरीब और वंचित वर्ग के हितों की रक्षा करेंगे। और ऐसी व्यवस्था में यहाँ पूंजीपतियों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पूंजीपति को क्या किया जा रहा है, बताओ भाई, मारा जा रहा है। यानी कि पूंजीपतियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इस व्यवस्था में पूंजीपति भी रहेगा, पूंजीपति भी रहेगा और गरीब भी रहेगा, दोनों मिलकर रहेंगे। और गरीबों के हितों को ऊंचा उठाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। बात सुना गई। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो नवंबर में समाजवादी शब्द को हटाने की याचिका दायर की थी, लोगों ने उसको खारिज कर दिया कि हमारे यहाँ जो समाजवाद है वो क्या है, समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने वाला समाजवाद है, इसलिए उसको हटाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में लोग गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं जिनको हितों की रक्षा की जरूरत है, और वो रक्षा सरकार ही कर सकती है। इसीलिए उसने कहा कि हमारे यहाँ समाजवाद का मतलब गरीब वंचित वर्ग के हितों की रक्षा, लोक कल्याण है, और इसलिए हमारे देश में समाजवाद को अभी भी जरूरत है, समाजवाद की प्रासंगिकता है। हमारे यहाँ समाजवाद का मतलब पूंजीवाद को समाप्त करना नहीं है, समाजवाद का मतलब गरीब वर्गों के हितों की रक्षा करना, इसीलिए हमारे लिए समाजवाद प्रासंगिक है, इसलिए समाजवाद को उद्देशिका से हटाया नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए लिखिए, ये समझ गए ना, लिखिए, ठीक है। भारत में मार्क्सवादी समाजवाद जो कि समाजवाद को लाने के लिए हिंसा पर बल देता है, स्वीकार नहीं किया गया है, हिंसा पर बल देता है, स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि लोकतांत्रिक और गांधीवादी
स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि लोकतांत्रिक और स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि लोकतांत्रिक और गांधीवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक और गांधीवादी समाजवाद को स्वीकार किया गया है, लोकतांत्रिक और गांधीवादी समाजवाद को स्वीकार किया गया, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हेतु राज्य द्वारा निरंतर सामाजिक आर्थिक सुधार का प्रयास किया जाता है, सामाजिक आर्थिक सुधार का प्रयास किया जाता है, निरंतर सामाजिक आर्थिक सुधार का प्रयास किया जाता है। इसीलिए इस व्यवस्था में समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी नहीं है, समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी नहीं है, बल्कि यह लोक कल्याण का साधन है, यह लोक कल्याण का साधन है। इसीलिए 27 नवंबर 2024 को समाजवाद को उद्देशिका से हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्वीकार कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्वीकार कर दी गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अभी भी लोक कल्याण, हमारे यहाँ समाजवाद का मतलब हाई नहीं है, ये वाला नहीं है कि हम पूंजीपतियों को मार दें, बाकी संपत्ति छीन लें, ऐसा नहीं है। हमारे पास सामाजिक आर्थिक सुधार का साधन है, तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ समाजवाद अभी भी क्या है, प्रासंगिक है। एक बात समझ में आ गई? ठीक, अब एक बात और समझा देता हूँ, तो समाजवाद का जो समझ है वो पूरी विकसित हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए अब एक बात और समझिए। ठीक है, देखिए, अगर हम भारत को देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट सकते हैं। एक 1947 से लेकर 1990 तक, 1990 तक, 47 से 90 तक, और दूसरा है 1991 से लेकर अब तक। ठीक है, तो मेजर परिवर्तन क्या हुआ इसमें और इसमें अंतर क्या है? ठीक है ना? तो यहाँ ये जो पीरियड है, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है ना? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब अधिकांश चीज़ें या 95% चीज़ें जो हैं वह सरकार के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण में। सरकार का नियंत्रण कहिए या राज्य का नियंत्रण कहिए, बात क्या है, एक ही है, क्योंकि राज्य का ही एक हिस्सा है सरकार। भाई राज्य के कितने तत्व? 4, तो 4 में से भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य कहें सरकार कहें, बात एक ही है। तो बंद अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण था,
सरकार के नियंत्रण का मतलब था कि यहाँ समाजवाद को आसानी से पालन किया जा रहा था, क्योंकि सब कुछ किसको किसको करना था, सरकार को। तो सरकार किसके लिए करेगी, सभी के लिए करेगी। पंचवर्षीय योजना एक आदमी के लिए बनाया जाएगा, योजना आयोग एक आदमी के लिए काम करेगा। तो 1947 से 1990 तक भारत की जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम थे, चाहे गरीबी हटाओ बताया हमने, या और भी कार्यक्रम जो हमने बताया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये सब किससे प्रेरित थे, समाजवाद से। लेकिन 1991 में क्या शुरुआत हुई भारत में, एलपीजी की। किसकी शुरुआत हुई, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, ठीक ना। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। निजीकरण, सॉरी उदारीकरण, उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। तो जब हम वैश्वीकरण और निजीकरण की बात करेंगे, तो निजीकरण करने का मतलब क्या है कि ऐसी व्यवस्था में, ठीक ना, यहाँ सरकार की भूमिका कितनी है, 95% है। यहाँ पर जब एलपीजी आएगा तो सरकार की भूमिका 95% से घट करके आ जाएगी 30% पे, ठीक है। तो बाकी भूमिका कौन लेगा, तो बाकी जो भूमिका एक तरह से हम कह दें, जो कितनी भूमिका 70% जो बाजार की भूमिका है वो किसके पास चली जाएगी, बाजार और निजी क्षेत्र, किसके पास, निजी क्षेत्र। तो 30% कौन काम कर रहा है, सिर्फ सरकार। जो सरकार पहले 95% काम कर रही थी, अब 30%। और बाकी काम किसके हाथ में चला गया, प्राइवेटाइजेशन, निजी क्षेत्र में। किसके हाथ में, निजी क्षेत्र का मतलब निजी उद्योग धंधों को सरकार क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। यानी कि सरकार अपनी भूमिका को कम कर रही है। इसी को कहते हैं रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट मतलब राज्य अपनी भूमिका से पीछे हट रही है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आज हमारी आपको पढ़ाने में भूमिका 90% है, लेकिन कल थोड़ा सा आप मेच्योर हो जाएंगे तो हमारी भूमिका 60% हो जाएगी, थोड़ा और मेच्योर हो जाएंगे तो 50%, थोड़ा और मेच्योर हो जाएंगे तो 30%, और जब पूरा मेच्योर हो जाएंगे, अपने लिखने पढ़ने लायक हो जाए, तो हमारी भूमिका क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से जैसे जैसे निजी क्षेत्र का भारत में विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे सरकार की भूमिका क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम मान सकते हैं कि जब निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या समाजवाद की विचारधारा कमज़ोर हो रही है, या समाजवाद भारत के लिए अप्रासंगिक हो गया 1991 के बाद से? क्योंकि भाई निजीकरण का मतलब क्या, निजी संपत्ति। निजीकरण का मतलब निजी संपत्ति। निजी संपत्ति का मतलब जो जितना कमाएगा अडानी अंबानी अपना रखें, तो फिर समाजवाद कैसे चलेगा। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं नहीं, अभी भी हमारे लिए समाजवाद क्या है, प्रासंगिक है। एलपीजी के दौर में भी समाजवाद प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है, क्योंकि ये 30% जो गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए सरकार की योजनाएं अभी भी क्या हैं, चल रही हैं। निःशुल्क इलाज की बात कर लीजिए, किसानों के लिए 6,000 रुपये महीने की बात कर लीजिए, आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए के इलाज की बात कर लीजिए, सभी क्या हैं, किस तरह की योजनाएं हैं, समाजवाद से प्रेरित योजनाएं हैं। यानी कि आज भी अगर आप अपनी निजी क्षेत्र से आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, बाजार से खरीदने में सक्षम नहीं है, शोषित हैं, वंचित हैं, अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में कौन मदद करेगा, सरकार। तो जहां आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार मदद कर रही है, वही तो क्या है, समाजवाद है। तो इसलिए समाजवाद आज भी इस बाजारवाद के दौर में, एलपीजी के दौर में भी क्या है, हमारे लिए प्रासंगिक है। बात समझ गई, ठीक है, लिख लीजिए। एलपीजी के दौर में भी, एलपीजी के दौर में भी समाजवाद उन लोगों के लिए प्रासंगिक बना हुआ है, समाजवाद उन लोगों के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। एलपीजी के दौर में समाजवाद उन लोगों के लिए प्रासंगिक बना हुआ है, प्रासंगिक, प्रासंगिक का मतलब उपयोगी, प्रासंगिक बना हुआ है, जो अपनी आवश्यकताओं को, जो अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा नहीं कर सकते,
क्यों? समझिए, जो अपनी आवश्यकता खुद पूरा नहीं कर सकते। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद और समाजवाद में एक अंतर समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। पूंजीवाद जो है, यह एक कॉन्सेप्ट समझिए, मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति, पूंजीवाद को छोड़ दीजिए, और आवश्यकता और आपूर्ति। चलिए दूसरी बात समझाते हैं, आवश्यकता और आपूर्ति, इसमें अंतर बता सकते हैं? मांग और आपूर्ति, आवश्यकता और आपूर्ति में क्या अंतर है? मांग और आवश्यकता में क्या डिफरेंस है, बस इतना पकड़ लेंगे तो। आपूर्ति का मतलब पूरा करना, सप्लाई करना। तो मांग हो और सप्लाई की जाए, और आवश्यकता हो और सप्लाई की जाए, तो क्या अंतर है? आप मांग करें और हम सप्लाई कर दें, और आपकी आवश्यकता और हम सप्लाई कर दें, तो दोनों में क्या अंतर है? समाजवाद छोड़ दीजिए, अभी इसने में आइए। आवश्यकता में कम आपूर्ति चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ आइडिया? बात समझ में आ रही है ना? ऐसा तो नहीं दिमाग के ऊपर से जा रही है, ठीक है? ठीक है, देखिए अब समझाता हूं आपको, ठीक ना। देखो, आवश्यकता, आवश्यकता प्लस पूंजी, आवश्यकता प्लस प्लस इच्छा इक्वल टू मांग। मांग को इंग्लिश में डिमांड बोलते हैं, और आवश्यकता को नीड, ठीक है। तो आवश्यकता, जैसे मान लीजिए हमारी आवश्यकता है कि हम बहादुरपुर बगीचा से कोचिंग तक जो है पैदल आते हैं, थक जाते हैं, तो हमको मर्सिडीज चाहिए आने जाने के लिए, ठीक है। तो मेरी क्या है? आवश्यकता है, आवश्यकता है मुझे कि मैं पैदल ना चलूं, मुझे क्या है? आवश्यकता है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, है ना। पूंजी चाहिए कि अब हमको मर्सिडीज लेनी है, तो मर्सिडीज के लिए क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। और पैसा भी हो, आवश्यकता हो और पैसा भी हो, और खरीदने की इच्छा ना हो, कंजूस अगर आप हैं, तब क्या होगा? तो मांग क्रिएट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आवश्यकता भी हो और पैसा भी हो, फिर भी अरे ना खाएंगे यार, समोसा खाने का मन कर रहा है, 10 रुपया पॉकेट में है, और इच्छा भी है, और आवश्यकता भी है कि भूख लगी है, छोड़ यार घर जाके पानी पी लेंगे, काम खत्म करते हैं, तो 10 रुपया क्या हो जाएगा? तो ये मांग को जन्म देगा? नहीं। जब आपके पास आवश्यकता हो, उसके लिए पूंजी हो, और उसको खरीदने की इच्छा भी हो, तो क्या बनेगा? मांग। यानी कि आपको आवश्यकता, भूख लगी है, 12 रुपया पॉकेट में भी है, और समोसा खाने की, तो क्या बन जाएगा? मांग। बाजार में तुरंत जाएंगे, लो 12 रुपया टोकन दो, समोसा ले आते हैं, तो क्या हो गया? मांग। तो मांग का एक महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है? पूंजी। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। पूंजीवाद में अगर आपके पास पैसा है, तो 20 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की, 2000 रुपए तक की थाली है, अपने हैसियत के हिसाब से खा लीजिए। समझ आ गई बात? ठीक है। लेकिन इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिसके पास हैज नॉट अ सिंगल पॉइंट, जिसके पास एक भी रुपया नहीं है, उसका क्या होगा? जिसकी आवश्यकता तो है, इच्छा भी है, लेकिन जिसके पास पूंजी नहीं है, उसकी आवश्यकताओं को कौन पूरा करेगा? उसकी आवश्यकताओं को ये पूंजी जो है यहां डालने का काम कौन करेगा? सरकार। और जब सरकार पूंजी डालने का काम करेगी, तो उसी को बोलेंगे समाजवाद। कि अगर आपकी गरीब है, आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, मुफ्त में इलाज 5 लाख का हम करवाएंगे, आप लोगों को 5 किलो राशन हर महीने हम देंगे, ठीक ना। तो पूंजीवाद मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर। समाजवाद आवश्यकता और
आवश्यकता है, पूंजी भी नहीं भी है तो सरकार आपकी आवश्यकता को क्या करेगी, पूरी करेगी। तो पूंजीवाद में हमारे देश में अभी दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मिश्रित है ना। तो मिश्रित का मतलब जो लोग अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा कर सकते हैं उनको सरकार नहीं देगी, लेकिन जो अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है उनकी आवश्यकताओं को सरकार पूरा करेगी। तो इस एंगल से अगर हम देखें तो अभी भी समाज में जो गरीब वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं उनकी आवश्यकताएं हैं। उनके पास आवास नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल रहा है, शौचालय नहीं तो शौचालय मिल रहा है, अनाज नहीं तो अनाज मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है तो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, किसानों को 6,000 रुपया सलीना मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, किससे प्रेरित हैं, समाजवाद से प्रेरित है। तो ठीक है, अब समस्या क्या है, जैसे मान लीजिए मैं 5,000 रुपये पर डे कमाता हूँ और हमको 10 रुपये किलो वाला चावल दीजिएगा तो हम खाएंगे, हमको तो बासमती चाहिए 200 रुपये किलो वाला। तो सरकार अगर हमको देगी भी तो हम फेंक देंगे, लेकिन जो आदमी भूखा मर रहा है उसके लिए वो 10 रुपया चावल भी क्या है, वैल्यूएबल है। तो इसलिए उनके लिए योजना नहीं है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में खुद सक्षम है। तो वो कहाँ से अपनी सुविधाएं लेंगे, बाजार से लेंगे, और जो लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है वो अपनी सुविधाएं सरकार से लेंगे। बात समझ आ गई, लिख लीजिए, समझ में आ गई बात ना। आवश्यकता और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति में क्या अंतर है, मांग और आपूर्ति किसका सिद्धांत है, और आवश्यकता और आपूर्ति डिफरेंस क्या है, आवश्यकता प्लस पूंजी प्लस इच्छा बराबर, लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लिखवाऊं लिखवाऊं या लिख लेंगे, लिख लेंगे ना। हाँ लिखवा दें, अभी कोई है कह रहा लिखवा देते तो बढ़िया रहता। मांग प्लस आपूर्ति नहीं बेटा, मांग डैश आपूर्ति करो, मांग एवं आपूर्ति प्लस नहीं, वो पीछे बच्ची छोटी सी लेगी, हाँ डैश कर दो उसको, ठीक, नहीं तो सेंस गलत हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे भाई समाजवाद की योजना क्या है, तो बहुत सारी योजना है। मुफ्त में जो राशन है जो 80 करोड़ लोगों को अभी भी सरकार दे रही है, मुफ्त में 5 लाख रुपए तक आयुष्मान योजना दी जा रही है, ये सब किससे प्रेरित है, समाजवाद से प्रेरित है, ठीक है। हाँ तो समाजवाद समझ में आ गया, ठीक। तो ये रहा समाजवाद, हमने आपको समाजवाद का अर्थ वगैरह बता दिया, समाजवाद कैसे आएगा बता दिया। क्या एलपीजी के दौर में समाजवाद प्रासंगिक है, तो हाँ एलपीजी के दौर में भी प्रासंगिक है, किसके लिए, जो अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा करने में सक्षम नहीं है, ठीक ना। एलपीजी में तो मैक्सिमम चीज़ें बाजार में हैं, लेकिन बाजार से तो वही खरीद सकता है जिसके पास पैसा हो। औकात के हिसाब से 20 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का छोला भटूरा खा लीजिए, और नहीं है तो सरकार आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, ठीक ना। तो ये रहा समाजवाद। समाजवाद समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद से समाजवाद के बाद तीसरा जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो कौन सी है, सॉरी पंथ निरपेक्ष। अब हेडिंग डालिएगा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष इंग्लिश में बोलते हैं सेक्युलर, अब पहली बात ये समझिए कि पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक ना। तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक ही नहीं है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हम पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष नहीं कह सकते, धर्म निरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष नहीं कह सकते। हाँ सेक्युलर की हिंदी अगर आपके एग्जाम पेपर में धर्म निरपेक्ष है तो वो धर्म निरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष मान लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसलेट करने वाले वो ट्रांसलेटर हैं, वो सब्जेक्ट के विशेषज्ञ नहीं है। तो अगर सेक्युलर का ट्रांसलेशन धर्म निरपेक्ष है तो मान लीजिएगा किसकी बात कर रहा है, वो पंथ निरपेक्ष की बात कर रहा है।
क्यों? लेकिन अगर सेक्युलर की हिंदी धर्मनिरपेक्ष होती तो संविधान में भी क्या लिखा गया होता? धर्मनिरपेक्ष ही लिखा गया होता। धर्मनिरपेक्ष तो लिखा नहीं गया, क्या लिखा गया है? पंथ निरपेक्ष लिखा गया, ठीक ना। तो ये तो तय है कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष के में क्या है? अंतर है, ठीक ना। तो पहली चीज तो इसमें अंतर क्या है पंथ निरपेक्ष में और धर्मनिरपेक्ष में, ये समझिए, ठीक ना। देखिए वास्तव में जो शब्द गठित हुआ है या शब्द बना है वो न धर्मनिरपेक्ष हमारे समाज में था न पंथ निरपेक्ष शब्द था। वो ओरिजिनली जो टर्म डिराइव्ड हुआ है वो है सेक्युलर। क्या हुआ है? सेक्युलर। सेक्युलर की हिंदी हम अपने हिसाब से धर्मनिरपेक्ष कभी कहते हैं, कभी पंथ निरपेक्ष कहते हैं, ठीक ना। तो पहली बात ये समझिए कि ये जो सेक्युलर टर्म है ये किसने दिया है, ठीक है ना। तो फैक्ट वाइज लिखते चलिए। चलिए कुछ फैक्ट पहले लिखिए। अच्छा एक चीज़ और लिख लीजिए, समाजवाद में 2 पॉइंट और लिख लीजिए, कभी पूछ ले तो आपके पास आइडिया रहेगा। फैक्चुअल है, ठीक ना। देखिए समाजवाद को आधुनिक युग में देने का श्रेय, फैक्ट है, समाजवाद को आधुनिक युग में देने का श्रेय रॉबर्ट ओवन को जाता है। रॉबर्ट ओवन, ओवन, ठीक ना। समाजवाद को आधुनिक संदर्भ में या आधुनिक युग में देने का श्रेय रॉबर्ट ओवन को जाता है। रॉबर्ट ओवन कौन था? इंग्लैंड का था। हाँ, इंग्लैंड का उद्योगपति था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का था? इंग्लैंड का उद्योगपति था। इसी ने पहली बार मजदूरों के लिए क्या किया? उनके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उनके हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए थे उद्योगों में कि मजदूरों को भी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और पूछे कि वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया है? तो वैज्ञानिक समाजवाद, देखिए वैज्ञानिक समाजवाद देने का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स, ये भी लिख लीजिए। वैज्ञानिक समाजवाद देने का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। कार्ल मार्क्स को जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो समाजवाद किसने दिया? रॉबर्ट ओवन ने। और वैज्ञानिक समाजवाद, हाँ, दोनों में अंतर क्या है? यह समाजवाद कहता है कि भाई वैचारिक है, बराबरी होनी चाहिए, और वैज्ञानिक समाजवाद का मतलब ये बताता है कि बराबरी कैसे आएगी, आने का तरीका ही बताता है। ये सिर्फ कहता है कि बराबरी लाओ, और ये कहता है बराबरी कैसे आएगी, दोनों चीज़ बताता है। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से मार्क्स कहता है कि मेरा जो समाजवाद है वो क्या है? वैज्ञानिक है, ठीक ना। तो हम लोग बात कर रहे थे पंथ निरपेक्ष पे। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसको देने का श्रेय जाता है जॉर्ज जैकब होलियोक। होलियोक लिखिए, होलियोक लिखिए। सेक्युलर शब्द या पंथ निरपेक्ष शब्द देने का श्रेय, सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष शब्द देने का श्रेय जॉर्ज जैकब होलियोक को जाता है। जॉर्ज जैकब होलियोक को जाता है। जॉर्ज जैकब होलियोक। तो सेक्युलर शब्द को सबसे पहले किसने दिया? हाँ, होलियोक, ठीक है। अब इसकी कहानी क्या है, इसका क्या संबंध है रूस की क्रांति से और मध्यकालीन इतिहास से, इस पर चर्चा कल करूँगा, ठीक ना। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, और कल बता दूंगा ना, तब आपको लगा यार सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा कि इसका फ्रांस की क्रांति से क्या लेना देना है और बाकी चीज़ों से, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, कल इसकी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ अगर शंका आशंका हो, कोई डाउट हो, कुछ न समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है? तुम कहाँ से आ गई?